हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केमिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, और केमिस्ट्री में हम लोग पहला ही चैप्टर पढ़ रहे थे जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण ये पहला चैप्टर है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े हुए थे कि रासायनिक अभिक्रिया जो है किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ था। तो रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़े हुए थे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उसके फलस्वरूप नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। क्या पढ़े हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ते हैं तो उनके जुड़ने के फलस्वरूप नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण की मदद से समझाना चाहें तो उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी परिभाषा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, इधर आपके पास दोस्तों क्या है? आपके पास है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और आपके पास दोस्तों क्या है? और आपके पास है दोस्तों ऑक्सीजन। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन। और ये दोस्तों जब अभिक्रिया करेगा तो बनेगा आपको दोस्तों यहाँ पर जल। क्या बनेगा? जल। तो अगर गौर कीजिएगा यहाँ पर तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का गुण क्या है? जलना इसका गुण है। ऑक्सीजन का गुण क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन का गुण है जलाना। और दोस्तों अगर हम बात करें जल की तो इसका गुण क्या है दोस्तों? बुझाना। तो इस बात को जरूर आप गौर कीजिएगा। यहाँ पर एक का काम है जलना, दूसरा का काम है जलाना और तीसरा का काम है क्या? बुझाना। और अगर हम फिर से देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है? दो, यहाँ पर दो है या दो से अधिक पदार्थ भी हो सकता है। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले, देखो ये नया भिन्न गुण वाला पदार्थ है, इसका निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अगर हम परिभाषा दें तो परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वैसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। तो दोस्तों फिर यहाँ पर एक बात निकल के आती है कि समीकरण क्या है। तो दोस्तों अगर हम हाइड्रोजन को संकेत के रूप में लिखें तो हम इसको लिखते हैं H2। ऑक्सीजन को अगर हम संकेत के रूप में लिखें तो दोस्तों लिखेंगे इसे O2। और फिर जल को लिखें तो हम बनाएंगे इसको H2O। क्या बनाएंगे? H2O। हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2 और H2O का मतलब होता है जल। तो ये हाइड्रोजन का संकेत है H, ऑक्सीजन का संकेत है O और जल का सूत्र क्या है आपको दोस्तों? H2O। तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों, किसमें? संकेतों, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या है? संकेत। ये क्या है दोस्तों? संकेत। और ये क्या है दोस्तों? सूत्र। तो हम क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में निरूपित करने की जो विधि होती है यही क्या कहलाती है दोस्तों? यही कहलाती है रासायनिक समीकरण। क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। अब अगर यहाँ पर आप गौर कीजिएगा दोस्तों तो गौर करने पर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं और यहाँ पर तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु लेकिन ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। तो इसे 2 करने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करना होगा? 2 से। और यहाँ पर अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूना 4। तो यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ पर भी 2 से गुणा किए। दोस्तों ये हम क्या कर रहे हैं हम अभी बता रहे हैं, सुनिए। जब हम समीकरण को देखें ना तो समीकरण जो है यहाँ पर ये जो ऐसे था, यहाँ पर कुछ नहीं था और यहाँ पर भी कुछ नहीं था, H2 और फिर प्लस O2 एरो, ये बना H2।
तो ये जो समीकरण है, इस समीकरण में तीर चिन्ह के एक तरफ और तीर चिन्ह के दूसरे तरफ जो उपस्थित परमाणु है वो परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। इस बात को बताने वाले व्यक्ति जो थे वो थे लेबोजियर। उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत उन्होंने ये कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, नियत होता है, निहित होता है, ठीक है। और गुणित अनुपात का नियम दिए थे जॉन डाल्टन, और उन्होंने कहा था कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणुओं की संख्या और अभिक्रिया के पूर्ण होने जाने के बाद परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है, यानी कि पदार्थ का न तो हम निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसको संतुलित करने की ज़रूरत आती है। और ये जो समीकरण बने हैं, अब ये समीकरण दोस्तों हो जाते हैं दो टाइप के। समीकरण कितने टाइप के हो जाते हैं दोस्तों? दो टाइप के। एक हो जाते हैं दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण। एक क्या हो जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। एक होता है दोस्तों संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है दोस्तों, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण समझते हैं इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलेंगे? अगर गौर कीजिएगा तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थ में उपस्थित अणुओं और परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। यानी कि आपको ये जो समीकरण मिला हुआ है, इस समीकरण में हम एक बात और बताना चाहेंगे दोस्तों, तीर चिन्ह के पहले जो भी पदार्थ होते हैं इसे हम कहते हैं प्रतिकारक। क्या कहते हैं? प्रतिकारक। और तीर चिन्ह के बाद जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं प्रतिफल। इसी प्रतिकारक को दोस्तों कहते हैं हम लोग क्रियाकारक। क्या कहते हैं? क्रियाकारक। और इसी प्रतिफल को दोस्तों हम कहते हैं क्रियाफल। इसी क्रियाकारक को दोस्तों हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। और इसी क्रियाफल को दोस्तों हम कहते हैं उत्पाद। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सामान्यतः उपयोग में आने वाले नाम हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो तीर चिन्ह के पहले जो पदार्थ हैं उन्हें अभिकारक, क्रियाकारक, प्रतिकारक कहते हैं, और तीर चिन्ह के बाद वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपको प्रतिफल, क्रियाफल और उत्पाद। ठीक है दोस्तों। तो ये और फिर कह दिया जाए कि प्रतिकारक किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को प्रतिकारक या क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। तो फिर प्रतिफल क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त हुए पदार्थों को प्रतिफल, क्रियाफल या उत्पाद कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे ये हम संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम लोग क्या देखे कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जिसमें हम अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ की जगह पर अभिकारक कर देते हैं और प्रतिफल कर देते हैं, जिसमें अभिकारकों में या फिर अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हुए पदार्थों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है।
के बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। उम्मीद करते हैं इतना कुछ में कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट इसके अपोजिट ही इसका हम लोग परिभाषा बना लेंगे, हम उसको लिखेंगे नहीं, हम बोलेंगे कि वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के बाद प्राप्त हुए पदार्थों के परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित में क्या होगा? संतुलित में क्या होगा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हुए पदार्थों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, तो वो हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या हुआ? वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त पदार्थों के परमाणुओं की संख्या के बराबर न हो, इसमें न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण। सवाल देता है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, तो हम अभी उसकी बातों को बताएं कि लेबोजियर के अनुसार और डाल्टन के अनुसार, लेबोजियर के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया जाता है और फिर जॉन डाल्टन के अनुसार गुणित अनुपात का नियम दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गुणित अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हुए पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो यहाँ पर परमाणु की संख्या को बराबर करना होगा, तब जाके द्रव्यमान इसके बराबर होगा। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के पश्चात प्राप्त हुए पदार्थों के परमाणुओं के कुल संख्या के बराबर होता है या उसके सांख्यिकी अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, इस बात को बोला गया था। तो इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ना है, यहाँ पे नहीं पढ़ना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि परमाणु कहा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित इसलिए किया जाता है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार न तो पदार्थ को हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका नाश कर सकते हैं, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की जरूरत होती है। क्लियर है? आगे आते हैं दोस्तों, अगला है इसमें पॉइंट। अब हमारे पास ये समीकरण जो है ये असंतुलित समीकरण है। ये क्या है? असंतुलित समीकरण है। कैसे? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 1 है तो हमारे पास ऑक्सीजन 1 हुए, असंतुलित हुआ ना। तो ये वाला एग्जाम्पल हम इसमें लिख देंगे H2 + O2 एरो H2O। ये हुआ असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाएंगे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, H2 + O2 एरो बना क्या? H2O। तो ध्यान देना दोस्तों, इसे हम एक दिशा में, इसको कहेंगे LHS और इसको कहेंगे दोस्तों RHS। इसमें जो भी पदार्थ हैं उसको लिखते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 परमाणु हैं। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों? तो 2 हैं। इधर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं दोस्तों? तो 1 है। 9 साफी है। बराबर करना है तो बराबर करने के लिए क्या हम इधर 2 से गुणा करेंगे? नहीं, इधर। तो इधर 2 से गुणा करने के लिए क्या हम यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे? नहीं, यहाँ पर 2 से गुणा होगा। तो एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे H2 + O2 एरो 2H2O। अब हम देखते हैं कि फिर से LHS और RHS करके कि क्या इसमें उपस्थित परमाणु और अणु जो है समान हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, ले भाई 2 हो गया। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 दूना क्या कितना हो गया? 4 हो गए। 9 साफी है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? 2 है। इधर ऑक्सीजन कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 2 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा? ऑक्सीजन 2 होगा। तो ऑक्सीजन तो बराबर है गया, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। अब ये 4 है तो क्या करेंगे? इधर भाग देंगे 2 से, तो इधर 2 से भाग देंगे? नहीं, भाग नहीं देंगे, सीधे गुणा करेंगे। इधर हम 2 से गुणा कर देंगे और यहाँ पर एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, H2 और फिर O2 एरो 2H2O हुआ, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देंगे। तो अब एक बार फिर चेक कर लेंगे LHS और फिर ये यहाँ पर RHS और फिर LHS में क्या है आपको? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। RHS में भी क्या होगा? हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 × 4 और दोस्तों ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पर 2 हैं। दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 4। दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। और इस प्रकार जो है आपका समीकरण जो है ये वाला संतुलित हो गया। यानी कि ये जो एग्जाम्पल है आपको, ये संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। संतुलित
रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसको 2 मिनट में हम बता रहे हैं, इसको जल्दी से आप लिखिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों Mg प्लस 2HCl और यहाँ पर ये बना MgCl और फिर प्लस H2। तो ध्यान देना है दोस्तों, अब ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए अगर हम LHS RHS LHS RHS LHS RHS लिखते रहें बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, यकीन मानिए आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको समझने के लिए हम अपने पास कुछ ट्रिक बनाएंगे और वो ट्रिक क्या है पहले देखना। पहले हमें धातुओं को संतुलित करना है। पहले किसको संतुलित करना है? धातुओं को संतुलित कीजिए। पहले किसको संतुलित करना है? धातुओं को संतुलित करना है। दूसरे नंबर पर किसको संतुलित करना है? तो अधातुओं को संतुलित करना है। किसको? अधातुओं को संतुलित करना है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। तीसरे नंबर पर किसको संतुलित करना है? तो तीसरे नंबर पर ऑक्सीजन को संतुलित करना है। किसको? ऑक्सीजन को संतुलित करना है। और चौथे नंबर पर दोस्तों किसको संतुलित करना है? तो हाइड्रोजन को संतुलित करना है। किसको? हाइड्रोजन को। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले धातुओं को दूसरे नंबर पर, अधातुओं को तीसरे नंबर पर, ऑक्सीजन को और चौथे नंबर पर हाइड्रोजन को। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर धातुओं में हम कैसे पहचानेंगे कि कोई धातु है? तो अंत में अगर अम आए किसी भी तत्व के अंत में तो वो समझना क्या है? धातु है। अगर अंत में न आए या इन आए तो समझना कि वो क्या है? अधातु है। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो आते हैं दोस्तों, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे मतलब एक बार Mg और फिर प्लस 2HCl और फिर एरो, ये बना MgCl और फिर ये बना H2। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कि पहले इसमें धातु कौन है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ये है धातु मैग्नीशियम, Mg से मैग्नीशियम, अंत में अम आ रहा है, धातु है। तो हम पहला काम इसका करेंगे 2 नंबर पे। और अब इसमें धातु और कोई है क्या? नहीं है। अब दोनों तरफ नहीं देखना है, गलत बात है, एक ही तरफ देखिए। यहाँ पर मैग्नीशियम एक है, धातु एक है। अधातु है इसमें? हाँ है, क्लोरीन। क्लोरीन अंत में न आ रहा है चाहे इन आ रहा है तो अधातु है। 2 नंबर पे इसका काम करेंगे। 3 नंबर पे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है क्या इसमें? नहीं है। चौथे नंबर पे क्या है? हाइड्रोजन। तो ले भाई, तो यानी कि चौथा नंबर नहीं, अब इसमें 1 2 और ये तीसरे नंबर पे किसका काम करना है? हाइड्रोजन। आ जाओ, यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर मैग्नीशियम कितने हैं? 1। यहाँ पर भी मैग्नीशियम कितने हैं? 1। कोई टेंशन नहीं है, मतलब धातु अपना क्या है? संतुलित है। धातु अपना क्या है? संतुलित है। 1 नंबर का काम खत्म। बारी है किसकी? 2 नंबर की। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 2 है और 1 है। 2 में 1 से गुणा होगा तो क्लोरीन कितने हो गए? 2। और इधर क्लोरीन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 1। नाइंसाफी है। तो अगर हमें क्लोरीन को संतुष्ट कराना है, क्लोरीन को संतुलित करना है तो यहाँ पर क्या करना होगा? 2 रखना होगा। तो 2 हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 2 लगा दिए और 2 लगाने से दोस्तों क्लोरीन यहाँ पर कितने हो गए? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और इधर भी क्लोरीन 2 1 जा 2, तो इधर भी क्लोरीन कितने हो गए? 2। क्लोरीन कितने हो गए? 2। लेकिन इसके 2 लिखने के कारण अब देखिएगा, अगर गौर कीजिएगा, ये रहा Mg प्लस 2HCl। इस 2 के लिखने से खेल जो है वो पलट गया। पलटने का मतलब यहाँ पर मैग्नीशियम दोस्तों कितने थे? 1 और यहाँ पर मैग्नीशियम है 1, लेकिन 2 से गुणा होगा तो मैग्नीशियम कितने हो गए? 2। मतलब इतना, जैसे हम क्लोरीन को संतुलित किए ना, फिर शुरू में जाएंगे, फिर शुरू में मतलब पहले वाले को देखेंगे संतुलित है कि नहीं। तो पहला वाला यहाँ पर असंतुलित है, यानी कि मैग्नीशियम अपना असंतुलित है। तो मैग्नीशियम को संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पर 2 से हम गुना कर देंगे। तो इस स्टेप को हम आगे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। 2Mg और फिर प्लस 2HCl एरो, ये बना 2MgCl और फिर प्लस में यहाँ पे H2। अब लास्ट चांस। अब यहाँ पर देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए। क्लोरीन कितने हो गए? 2 1 जा 2, क्लोरीन भी 2 1 जा 2, क्लोरीन हो गए। बारी है हाइड्रोजन की। 3 नंबर पे किसका काम करना है? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखो तो दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इधर भी हाइड्रोजन 2 1 जा 2। ये अपना इक्वेशन जो हुआ ये संतुलित हुआ। कैसा हुआ? संतुलित। अब इतना कुछ हम नहीं करते। अब अगर हमको बनाना होता 2 मिनट में बना देते। ये देखो कैसे, Mg प्लस 2HCl एरो MgCl और फिर प्लस H2।
गौर कीजिएगा यहाँ पर दोस्तों, मैग्नीशियम कितने हैं, एक, मैग्नीशियम इतना है एक, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन कितने हैं यहाँ पर, 2 1 जा 2, क्लोरीन यहाँ पर एक, 2 से यहाँ पर गुणा किए, 2 से यहाँ पर गुणा किए। अब फिर चेक करेंगे मैग्नीशियम कितने हैं, एक, मैग्नीशियम कितने हैं 2, नाइंसाफ़ी है, 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, मैग्नीशियम हो गए 2, मैग्नीशियम हो गए 2, क्लोरीन यहाँ पर हो गए 2 और क्लोरीन यहाँ पर भी हो गए 2। हाइड्रोजन की बात है, हाइड्रोजन 2 संतुलित। इतना कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आया होगा। और एक बड़ा सा सवाल बना रहे हैं जो कि आपके किताब से ही लेकर बना रहे हैं। आपका किताब जो है, अभी कौन सा किताब पढ़ाई हो रहा है देख लीजिए, हाई स्कूल रसायन शास्त्र, जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और हम लोग इसमें से चैप्टर में सबसे अंत में एक समीकरण है जो कि कुछ जटिल है, उस समीकरण को हम देखते हैं, क्योंकि बाकी सब बहुत ही ईजी सवाल है, आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो हम एक लास्ट में सवाल है, उस सवाल को हम बताना चाहेंगे, क्योंकि जान लीजिएगा तो ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देख लीजिए, एक सवाल है दीर्घ उत्तरीय का 2 का 1 नंबर सवाल है। दीर्घ उत्तरीय में 2 का 1 नंबर सवाल है, 2 का 1 नंबर सवाल क्या लिखा है दोस्तों, तो सवाल लिखा है, ध्यान से देखिएगा, CaOH2 मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और फिर है दोस्तों यहाँ पर HNO3 और एरो यहाँ पर बना है दोस्तों CaNO3 यहाँ पर 2 और फिर प्लस में यहाँ पर क्या है दोस्तों H2O। समझते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम जो अपना नियम बनाए हुए हैं, उस नियम पे देखेंगे हम लोग कि धातु का काम करना है। पहले चुनो इसमें धातु कौन है, एक रहा कैल्शियम धातु, 1 नंबर रखो। फिर अब इधर नहीं चेक करेंगे, इसी में चेक कर रहे हैं, दूसरा कोई है क्या धातु, अरे भाई नहीं है धातु। तो अब क्या देखेंगे, अधातु, 2 नंबर पे क्या है अधातु। अधातु में क्या आएगा, अधातु में आपको नाइट्रोजन आएगा, यानी कि 2 नंबर पे किसका काम करना है, नाइट्रोजन का। 3 नंबर पे काम किसका है दोस्तों, तो 3 नंबर पे देखो ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन है, ये है ऑक्सीजन है, यानी कि 3 नंबर पे काम करना है ऑक्सीजन का। 4 नंबर पे बच गया कौन, हाइड्रोजन, तो ले भाई 4 नंबर पे इसका काम करना है। अब देखो भाई, हम इसको ट्रिक से बता रहे हैं, हम जल्दी नहीं बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से समझते जाना आप। यहाँ पर कैल्शियम कितने हैं, 1 है, और यहाँ पर भी कैल्शियम कितने, 1 है, कोई टेंशन नहीं है, मतलब पहला वाला संतुलित। एक बार इक्वेशन को लिख लें, कैल्शियम OH2 और फिर प्लस HNO3 और फिर एरो CaNO3 और फिर प्लस का H2O, ठीक है। कैल्शियम 1 है दोस्तों, कैल्शियम 1 है, नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। अगला बात है दोस्तों, यहाँ पर दूसरे नंबर पे किसको संतुलित करना है, नाइट्रोजन को। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो देखें दोस्तों, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, कितना है 1, और इधर नाइट्रोजन देखना दोस्तों, ये 1 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 2, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, नाइंसाफ़ी है। तो इसे पूरा करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे, और 2 लगाने से यहाँ पर 2 में 1 से गुणा होगा तो नाइट्रोजन हो गए 2, और यहाँ पर नाइट्रोजन में 2 में 1 से गुणा होगा, नाइट्रोजन हो गए 2, कोई टेंशन नहीं है। तो कैल्शियम अपना 1 था, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन अपना यहाँ पे 2 है और नाइट्रोजन यहाँ पर भी अपना 2 है, कोई टेंशन नहीं है। अब बारी किसकी है, 2 नंबर तो संतुलित कर लिए, बारी किसकी है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 3 नंबर। तो ऑक्सीजन अगर दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो ऑक्सीजन में 2 में 1 से गुणा होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हो गए 2 जोड़, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, 3 में 2 से गुणा होगा तो कितने हो गए 6, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए 8। इधर आते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन 3 2 जा कितना हो गया 6, और इधर कितना है दोस्तों 1 है, तो क्या 6 और 1 जोड़ेंगे कितना हुआ 7। नाइंसाफ़ी है, बराबर करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तब ये क्या हो सकता है कि 6 और प्लस 2 ये बन के हो सकता है 8। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है इसमें तो हम कुछ नहीं चेंजिंग करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेंगे, H2O फिर प्लस CaNO3 और फिर यहाँ पर एरो, फिर यहाँ पर रखेंगे CaOH2 और फिर प्लस 2HNO3। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि हमें क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा रहे थे, तो हम यहाँ पर 2 लगा दिए। फिर एक बार अब शुरू में जाएंगे, कैल्शियम कितने भाई 1, कैल्शियम कितने 1, नो टेंशन, पहला वाला संतुलित है। दूसरा नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं 2 1 जा 2, नाइट्रोजन 2 1 जा 2, ले भाई नाइट्रोजन संतुलित है। तीसरा नंबर बारी किसकी है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन 2 1 जा 2 और जोड़ यहाँ पर 3 2 जा 6, कितने हो गए 8, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, इधर भी 8 कोई टेंशन नहीं है। अब बारी किसकी है दोस्तों, तो तीनों का काम हो गया। अब चौथे नंबर पे काम किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ पर 1 है 2 1 जा 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4।
इधर आ जाओ दोस्तों, हाइड्रोजन है इसमें, नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4, कोई टेंशन नहीं, समीकरण संतुलित हुआ, मौज कीजिए। उम्मीद करते हैं इतना कुछ समझ में आया होगा और आपको ये बहुत बेसिक से समझाए हैं हम। उम्मीद करते